Hello students, let's discuss the next chapter, that is small business and entrepreneurship. There are so many changes in the chapter, as if you are doing from the NCERT तो बहुत सारे changes और new topics introduce हुए हैं, that is entrepreneurship. Let's discuss more about it. Small scale enterprises as defined by MSMED Act 2006, Micro, Small and Medium Enterprises Act 2006. According to this act, we will discuss some definitions of this particular topic. In India, the village and small industry sector consists of both traditional and modern small industries. हमारी कंट्री में बहुत सारे विलेजेस हैं, राइट, और उन विलेजेस में स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर में ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंडस्ट्रीज दोनों तरह की इंडस्ट्रीज हैं. दिस सेक्टर हैज़ 8 सब ग्रुप्स, और वो जो सब ग्रुप्स हैं हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, कोयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावरलूम्स, ये सारे उन 8 ग्रुप्स में आते हैं. द लास्ट टू कम अंडर मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये जो लास्ट मैंने अभी डिस्कस करे हैं दैट इज़ खादी, विलेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पावरलूम्स, ये हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आते हैं. वाइल अदर कम अंडर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टुगेदर प्रोवाइड द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. ये इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहीं से कवर हो रहा है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री में कि स्मॉल स्केल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं. So let's discuss. It has been categorized into 2 parts. One is manufacturing enterprises and other is service. Right? Manufacturing enterprises में according to Industries Development Regulation Act 1951, माइक्रो एंटरप्राइजेज वो हैं जिसमें 25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और स्मॉल एंटरप्राइज वो हैं जिसमें 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, और मीडियम एंटरप्राइज जिसमें 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स हैं. नेक्स्ट हमारा है सर्विस एंटरप्राइजेस. सर्विस एंटरप्राइजेस में भी 3 कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट मोर देन 10 लाख, दैट इज माइक्रो एंटरप्राइजेस. स्मॉल एंटरप्राइजेस 10 lakh to 2 crore, and medium enterprises where investment is between 2 crore to 5 crore. मेजर इंडस्ट्री ग्रुप्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे पास हैं फूड प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पार्ट्स, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज, मेटल प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, टोबैको प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. ये सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है ये स्मॉल स्केल सेक्टर में आते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल रहा है. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटपुट जनरेशन. अगर हम बात करें कि आउटपुट जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल बिजनेस से होती है. जहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ जीडीपी, ग्रोस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड. ओवरऑल हमारी कंट्री में जितनी भी जीडीपी है उसका 40% आउटपुट हमारा स्मॉल बिजनेस से ही कवर होता है. और जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स जाते हैं वो एक्सपोर्ट्स का 45% प्रोडक्शन इन्हीं स्मॉल बिजनेस से ही कवर होता है. यानी कि एक्सपोर्ट में और हमारी ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्शन में इसका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर. हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एक एग्रीकल्चर में जुटी थी, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्मॉल बिजनेस में, वो काम कर रहे हैं. दे अकाउंट फॉर 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन कंट्री. कंट्री में 95% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं. दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज. लार्ज इंडस्ट्रीज से स्मॉल इंडस्ट्रीज को कंपेयर करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड है जो ये काम कर रही है. देयरफॉर कंसीडर्ड बी मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव. ये कैपिटल इंटेंसिव कम और लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है. दिस इज़ अ बून फॉर लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया. ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है हमारी इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लेबर ज़्यादा है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सप्लाई एंड एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें कवर होते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को ये कवर करते हैं स्मॉल बिजनेस. सो इन आवर कंट्री वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड मास कंजम्पशन, जिसकी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है. रेडीमेड गारमेंट्स हैं, होजरी गुड्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं,
hosiery goods, domestic utensils, soaps, detergent, leather, plastic, rubber goods, etc. ये बहुत सारे goods हैं जो इसमें प्रोडक्शन होती है. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स इस पे कवर होते हैं. यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी, लोकली अवेलेबल जो इनको रिसोर्स मिल जाए, मटेरियल, लेबर भी इनकी चीप होती है. सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड विदाउट एनी लोकेशनल कंस्ट्रेंट इनको इतना नहीं रहता. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स इनको बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो ये कंट्रीब्यूट करते हैं बैलेंस डेवलपमेंट की, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट में. तो इनको जो मटेरियल और लेबर है हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप. स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं. लोगों में जो हिडन टैलेंट है, स्किल्स हैं, वो अपने उन आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं और थोड़े से कैपिटल से और बहुत कम फॉर्मेलिटी से ये स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है. सो इट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे लोगों का हिडन टैलेंट भी सामने आता है. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये बल्क प्रोडक्शन होती है, ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल इन्होंने बाय करना होता है, तो इसलिए इनको कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के एडवांटेज हो जाता है. हाँ, इनको रिसोर्सेज भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते. Establishment and running costs of small industries are on lower side because of low overhead expenses. क्योंकि इनके ऊपर वाले खर्चे बहुत कम होते हैं, तो इनका establishment and running cost भी बहुत कम रहती है. इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसी वजह से कम है, क्योंकि इनमें ये ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत कम रहते हैं. क्विकली एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग, टाइमली हो, क्विकली हो, तो ये इसमें इस चीज़ का भी एडवांटेज है. क्योंकि ये स्मॉल है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें डिसीजन मेकिंग क्विकली और टाइमली हो जाती है. हमें लोगों को कंसल्ट नहीं करना पड़ता लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को. विदाउट कंसल्टिंग मैनी पीपल एज इट हैपन्स इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सबको कंसल्ट करना पड़ता है, सबको इकट्ठा करना पड़ता है. न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी कैप्चर्ड एट राइट टाइम. तो इसलिए क्विक डिसीजन मेकिंग तभी हो पाएगी जब हमने इतने लोगों को कंसल्ट नहीं करना, और जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है तो वो राइट टाइम पे कैप्चर हो जाए. तो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन का अगर है तो डिसीजन मेकिंग क्विकली हो जाती है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. गवर्नमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है. उसने क्या क्या स्कीम्स और एजेंसीज इस्टेब्लिश करी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, National Small Industries Corporation. As it was set up in 1955 to promote, aid and foster the growth of small business units in country. हमारी कंट्री में स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को ग्रो करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये कॉरपोरेशन सेटअप हुआ था. इसका मेन मकसद क्या है, क्या इसके फंक्शंस है? स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना. मेन इसके फंक्शंस क्या है? सप्लाई इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स ऑन ईजी हायर परचेज टर्म्स. हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम. तो जो इम्पोर्टेड मशीन्स हैं और बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला मशीन्स हैं, उनकी सप्लाई इजी इंस्टॉलमेंट्स पे ये अवेल करवाने में हेल्प करती है. प्रोक्यूर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल. इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने में, उसको सप्लाई करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है. एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्दिनेस. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं स्मॉल बिजनेस में, ताकि इनके एक्सपोर्ट वर्दिनेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके. एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये जो NSIC है. सर्व एज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स. ये न्यू टेक्नोलॉजी जो भी अपग्रेडेशंस आ रही हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लोगों को अवेयर करने में भी ये हेल्प कर रही है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर ये डेवलप करने में हेल्प कर रही है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर. ये भी एक गवर्नमेंट ने एजेंसी सब प्रोवाइड करी है ताकि ये स्मॉल बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके. तो इनके मेन फंक्शंस क्या हैं? ये सूटेबल स्कीम्स को आइडेंटिफाई करता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी करता है कि क्या जो बिजनेस आइडियाज़ इनके हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं नहीं. क्रेडिट अरेंज करना,
फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आ जाता है कि जो जो इनके बिजनेस आइडियाज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ उनकी क्या है, उसकी रिपोर्ट रेडी करता है। मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, इन सब की प्रोविज़न रखना और भी जो भी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करता है ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, राइट। और ये 1978 मई 1 में इस्टेब्लिश हुआ था। मेन इसका मकसद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटीग्रेट करना, विच वुड लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रॉब्लम में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्पेशली रूरल, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एंड हिली एरिया में इस्टेब्लिश करने के लिए क्या इंसेंटिव्स ऑफर करें। सबसे पहला है लैंड। एवरी स्टेट ऑफर्स डेवलप प्लॉट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत सारे प्लॉट्स उन्होंने प्रोवाइड करें। द टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती हैं, हर स्टेट के अलग अलग रेंटल चार्जेस कुछ इनिशियल ईयर्स में होंगे, माइट बी, वाइल सम अलाउ पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट, कुछ में कईयों पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे पेमेंट अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है पावर इनको बहुत ही कंसेशनल रेट पे 50% पे, और कुछ स्टेट्स में तो ये एग्जाम्प्ट है, स्टार्टिंग में कोई पेमेंट नहीं देनी, कुछ इनिशियल ईयर्स में पावर भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है ये गवर्नमेंट, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में भी इस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट है वाटर फैसिलिटी। वाटर नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे या 50% कंसेशन पे, यार कुछ एरिया में एग्जाम्पशन है 5 ईयर्स के लिए, ये प्रोवाइड की गई है वाटर की फैसिलिटी भी। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्मॉल इंडस्ट्रीज विद लेस देन 20 लाख टर्नओवर आर कंप्लीटली एग्जम्प्टेड वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट। जीएसटी 20 लाख से कम जिनकी सेल है, टर्नओवर यानी कि सेल है, उन इंडस्ट्रीज़ को जीएसटी भी पे नहीं करना, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो नहीं रजिस्टर्ड। 20 लाख से कम अगर टर्नओवर है तो जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रॉ मटेरियल्स। यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्कार्स रॉ मटेरियल लाइक सीमेंट, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा। बैकवर्ड एरिया में इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने में, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें एलोकेट करने में इनको मेन प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंस। सब्सिडी ऑफ 10 to 15% इज गिवन फॉर बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स को बिल्ड करने में गवर्नमेंट इनको 10 to 15% की सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, और लोन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वंस ऑन बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक पर्सन का अपना बिजनेस जो सेटअप हुआ है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से थोड़ा सा अलग है। आइदर इट इज़ एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टाइजिंग सम प्रोफेशन, चाहे एम्प्लॉयमेंट समझ लो या इसको प्रोफेशन में ले लो। द पर्सन हु सेटअप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जो पूरा बिजनेस सेटअप करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। जो भी इस प्रोसेस से आउटपुट है, बिजनेस यूनिट, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस दैट इज बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। जो भी इससे आउटपुट होगी वो एंटरप्राइज होगी। वी मे इन्वोक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। SVO टर्म इन्होंने यूज़ किया, इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप बिसाइड प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योर, इससे एंटरप्रेन्योर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो मिलती है और वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इसको क्रिएट कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है ग्रेट एक्सटेंट पे, दो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन को। फर्दर अगर हम बात करें, ईच बिजनेस गिव राइज टू अदर बिजनेस, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स, भी चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, कुरियर है, टेलीकॉम है, डिस्ट्रीब्यूटर, मिडलमैन, चाहे एडवर्टाइजिंग फर्म्स हैं, तो ये सारे के सारे एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सपोर्ट करता है, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के ऊपर डिपेंडेंट है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज। इस फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करो। एक एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज देके कि एक एंटरप्राइज को रन करता है, राइट। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप जो कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, स्टेप बाय स्टेप और पर्पसफुल एक्टिविटी है। It has certain temperamental skill and other knowledge and competency requirement that can be acquired, learned and developed. Both चाहे फॉर्मल एजुकेशन, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग से, चाहे ऑब्जर्व करके या वर्क एक्सपीरियंस से, इनमें ज़्यादा नॉलेज को डेवलप किया जा सकता है, स्किल्स को।
एंड अदर नॉलेज एज वेल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है ये। जो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो होने चाहिए। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। मेन इसका मकसद क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यू क्रिएट करना, पर्सनल प्रॉफिट्स और सोशल गेन्स हो, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनोवेशन। अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनोवेशन में बी कॉस्ट सेविंग और रेवेन्यू एनहांसिंग, या तो कॉस्ट कम से कम हो या रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो सके, इस तरह की इनोवेशंस रहते हैं इसमें। इफ़ इट डज बोथ, अगर वो दोनों चीज़ें करता है, बोथ इट इज़ मोर देन वेलकम। इफ़ इट डज नन, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो इनोवेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। इनोवेशन मस्ट बिकम अ हैबिट। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव सेंस में होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू क्रिएट कर रहा हो वो, राइट। और अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, अगर एब्सेंस हो यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप ना हो, मैटर डज नॉट बिकम रिसोर्स, जो हमारे पास सामान है वो रिसोर्सफुल नहीं रहेगा, वो रिसोर्सफुल नहीं बन पाएगा। प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें, गुड्स एंड सर्विसेज को, सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स को अगर हम पूरा करने की कोशिश करें, तो एवरी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी रिजल्ट्स इन इनकम एंड वेल्थ जनरेशन, तो उससे इनकम या वेल्थ जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने यहाँ पे लिया है, जीरोक्स मशीन डिस्ट्रॉयड कार्बन पेपर इंडस्ट्री। जीरोक्स मशीन आने की वजह से जो कार्बन इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, राइट। मोबाइल टेलीफोनी थ्रेटन्स लैंडलाइन को उसने खतरा कर दिया, राइट, उसको थ्रेटन कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव ऑल्सो इन सेंस दैट इट इज इन्वॉल्व्स इनोवेशन, इसमें इनोवेशन है, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, न्यू मार्केट्स की डिस्कवरी होगी, इनपुट्स की सप्लाई होगी, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ब्रेक थ्रू रोल प्ले करेगी, नए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स, काम करने के तरीके नए होंगे, सस्ते होंगे, चीप फास्टर होंगे, और इस तरीके से कि वो हमारे एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को भी हार्म ना करे, इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड किया जाए। नेक्स्ट हमारा फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। प्रोडक्शन रिक्वायर्स कंबाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सबको इस तरीके से कंबाइन करना। एंटरप्रेन्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को परसीव करता है, उसको मोबालाइज करता है, रिसोर्सेज को, टैलेंट को मोबालाइज करता है ताकि एक एंटरप्राइज प्रोडक्टिव बन सके, राइट। तो जो एंटरप्रेन्योर है मे नॉट बी पोजेसिंग एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज, चाहे उसके पास रिसोर्स उतने नहीं हैं पर लेकिन उसके पास आइडिया अच्छा है और उस आइडिया से वो रिसोर्स प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। जैसे हमारी इकोनॉमी वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, ही हैज़ टू कन्विंस जस्ट फंडिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप है, तो एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन से हम कंटैक्ट करके उसको कन्विंस करके कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, यूटिलिटीज़, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, उनके साथ कंटैक्ट करके, उनके साथ कंट्रैक्ट में आके हमारे पास आइडिया अच्छा है तो ये सारी चीज़ें अरेंज करके एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज से बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। What lies at the core of organization of production is the knowledge about availability and location of resources as well as optimum way to combine them. यही तो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि रिसोर्स की लोकेशन क्या है, राइट, अवेलेबिलिटी क्या है, उन सबको कंबाइन करना। एंटरप्रेन्योर ही इस नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं उसमें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिस्क टेकिंग। एज एंटरप्रेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस इनपुट फॉर हिज प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट के लिए इनपुट्स की सप्लाई के लिए वो श्योरिटी देता है। ही इनकर्स द रिस्क ऑफ पेइंग देम ऑफ वेदर और नॉट वेंचर सक्सीड, वेंचर सक्सेसफुल हो या ना हो, इसके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है। जो इसके ऑनर हैं, लैंड ऑनर को उसके कंट्रैक्ट का रेंट मिल जाता है, कैपिटल प्रोवाइडर को इंटरेस्ट मिल जाता है, और जो वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है उसको वेजेस और सैलरी दे दिए जाते हैं। तो नो अश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, चाहे उसमें प्रॉफिट नहीं है। इट मे बी पॉइंटेड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट रियून में बी रेयर ही होता है कि एंटरप्रेन्योर बर्बाद हो जाए, रियून हो जाए, बिकॉज इसमें
वो जो भी रिस्क ले रहा है वो एक कंट्रोल लिमिट में रिस्क ले रहा है. व्हाट इज जर्नली इम्प्लाइड बाय रिस्क टेकिंग इज दैट रियलाइज प्रॉफिट में बी लेस देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. रिस्क क्या होगा? जो उसको प्रॉफिट रियलाइज हुए हैं, जो उसको एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, उससे थोड़ा सा कम ही होंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली. एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी एकदम से इमर्ज नहीं हो सकती. रादर इट इज़ आउटकम ऑफ अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामिक प्रोसेस है, डिपेंड करता है एक पर्सन का कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उसकी सराउंडिंग में क्या अवेलेबिलिटी है. अल्टीमेटली द चॉइस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर लाइज विद एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने एज अ करियर एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करना है. येट ही और शी मस्ट सी इट एज डिज़ायरेबल, फिजिबल और ऑप्शनल. क्या उसको ये डिज़ायरेबल है, क्या उसको इसके बेनिफिट्स होंगे, फिजिबिलिटी है उसकी. It becomes imperative to look at both factors in environment as well as factors in individual's perception. एक individual की क्या perception है, right, और environmental factors क्या हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग. एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी एक्टिवली सर्च फॉर. इन एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सर्च करना पड़ेगा. वन में रिलाई ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, इन्वेंशन, डिस्कवरी, पर्सनल या प्रोफेशनल कंटैक्ट्स कैसे हैं उसके, नेटवर्क कैसा है, एक्सपीरियंस किस तरह का है उसका बिजनेस में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किस तरीके से करता है वो. मोबाइल फ़ोन और somebody eating pizza और burger we crave to have same thing for ourselves. जैसे हमारा कस्टमर माइंडसेट है, तो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं इस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, तो एंटरप्रेन्योरल के माइंड में ये सारी चीज़ें हैं. ऑन द अदर हैंड स्टार्ट्स वर्किंग आउट, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं. व्हाट विल बी द मार्केट साइज. मार्केट साइज क्या होगा, कितना उसका कस्टमर होगा. वेयर टू प्रोक्यूर इट फ्रॉम, कहाँ से क्या प्रोक्यूर करना है, इकट्ठा करना है, किस प्राइस पे बेचना है, एक्सेट्रा. दैट इज़ ऑल अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम. स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने इकोसिस्टम को नर्चर करना नई इनोवेशंस के साथ, स्टार्टअप्स के साथ. ये जो ड्राइव है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिज़ाइन. इनोवेशन एंड डिज़ाइन के थ्रू वो स्टार्टअप प्रोग्राम को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस ड्राइव विल लीड्स टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा. स्पेसिफिकली इसके क्या सिग्निफिकेंस, स्कीम में क्या कुछ कवर होता है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिगर एन एंटरप्रेन्योरल कल्चर, इनकलकेट एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज इन सोसाइटी एट लार्ज एंड इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ पीपल टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरल कल्चर को इनकलकेट करना, उसको इकट्ठा करना, ट्रिगर करना, ताकि लोगों का माइंडसेट इन्फ्लुएंस हो सके कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को रन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की परफॉर्मेंस करनी है. Create awareness about charms of being an entrepreneur and process of entrepreneurship especially among youth. जो हमारा कंट्री का यूथ है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की चार्म्स को क्रिएट करना, उनको अवेयर करना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. एनकरेज मोर डायनेमिक स्टार्टअप्स बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ. पढ़े लिखे हुए जो यूथ हैं आजकल के, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना और इसके लिए अलग अलग डायनेमिक स्टार्टअप्स लेना. जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ल्यूक्रेटिव और प्रेफरेबल वाइबल करियर कंसीडर करवाना, उनको रिमाइंड करवाना, उनको मोटिवेट करना. सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्री स्टार्टअप एज वेल एज अर्ली पोस्ट स्टार्टअप फेज एंड ग्रोथ एंटरप्राइजेस. जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो अर्ली फेज़ है, जो स्टार्टिंग फेज़ है, उसके लिए उनका प्री स्टार्टअप करवाना, उनको सपोर्ट करना, और पोस्ट स्टार्टअप के लिए भी जो ग्रोथ स्टेज है उसमें भी उनकी हेल्प करना. एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज ब्रॉड बेस्ड एंटरप्रेन्योरल सप्लाई बाय मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स लाइक वुमेन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड. जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड वुमेन हैं
उनको एंटरप्रेन्योरल बेस सप्लाई करना, उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने में हेल्प करना। इस तरह से इसके स्टार्टअप प्रोग्राम्स स्टार्ट करना ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अंडर रिप्रेजेंटेटेड रीजन्स, इनको भी इंक्लूड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना और जो हमारा पॉपुलेशन की नीड्स हैं उनको पूरा करना। एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 17 फरवरी 2017 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इशू किया है। अकॉर्डिंग टू दैट, स्टार्टअप का मतलब क्या है? एक एंटिटी या इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, 5 साल से पुरानी नहीं है, उसकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, राइट, वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कुछ नई इनोवेशंस लेके आना। एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी और 5 साल से वो पुरानी नहीं होगी, वो इनोवेशन करे, डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेज टू फंड स्टार्टअप। अगर गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स उसने ऑफर करे हैं उसके अलावा कैपिटल, बैंक लोन ने कुछ स्टार्टअप स्कीम्स ऑफर करी हैं। फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स कैन बी ऑल्सो अवेल्ड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, बूटस्ट्रैपिंग, कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। ये सेल्फ फाइनेंसिंग का भी इसको कहा जाता है। कंसीडर्ड एज फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फंडिंग का, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग आउट है। पर्सनल सेविंग्स को हम स्ट्रेच आउट करते हैं, हम अपनी पर्सनल सेविंग्स को, पर्सनल रिसोर्सेज को इसमें यूटिलाइज करते हैं, तो ये सबसे पहला ऑप्शन इसीलिए है। यू आर टाइड टू योर बिजनेस, अपने बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हैं। ऑल्सो एट अ लेटर स्टेज, इन्वेस्टर्स कंसिडर इट एज योर मेरिट। इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल रहता है बिकॉज इसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती हमें। इट इज़ गुड ऑप्शन ऑफ फंडिंग, फंडिंग का ये अच्छा ऑप्शन है। अगर इनिशियली हमारे पास रिक्वायरमेंट कम है और हैंडफुल है, बहुत ज़्यादा इन फंड्स की ज़रूरत नहीं है, तो बूट स्ट्रैपिंग दैट इज सेल्फ फाइनेंसिंग दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर स्टार्टिंग। नेक्स्ट हमारा स्टार्टअप के लिए फंड्स का है क्राउड फंडिंग। इट इज़ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के लिए कुछ लोग रिसोर्सेज को पूल कर देते हैं। क्राउड फंडिंग इज़ नॉट न्यू टू इंडिया, इंडिया में ये न्यू नहीं है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल फॉर फंडिंग। पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ लोग जुड़ के ऑर्गेनाइजेशन में मनी इन्वेस्ट करते हैं। हाउएवर द इमर्जेंस ऑफ प्लेटफॉर्म्स दैट प्रमोट क्राउड फंडिंग इज़ फेयरली रिसेंट टू इंडिया। क्राउड फंडिंग अभी रिसेंटली ही इंडिया में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन इसने अपना प्लेटफॉर्म को इमर्ज अभी करा है, ज़्यादा फोकस हो रहा है इसके ऊपर। दीज प्लेटफॉर्म हेल्प स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस टू मीट देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट। अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टार्टअप प्रोग्राम है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स विद सरप्लस कैश who have keen interest to invest in upcoming startups। जितने भी अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा इंटरेस्ट मिले, अच्छा सरप्लस मिले, उसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं। दे ऑल्सो ऑफर मेंटरिंग और एडवाइस अलॉन्गसाइड कैपिटल इन्वेस्ट करने के अलावा बहुत सारी एडवाइजरी सर्विसेज मेंटोर करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेंचर कैपिटल। देयर आर प्रोफेशनली मैनेज फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन कंपनीज में फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड एक्सपर्टाइज एंड मेंटोरशिप। वो मेंटोरशिप और एक्सपर्टाइज ने इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं फंड्स को मैनेज करते हैं जो अलग अलग कंपनीज में लगे होते हैं, फंड्स अमाउंट इन्वेस्टेड होती है। नेक्स्ट है बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। Early stage business can consider incubator and accelerator program as a funding option। जिन्होंने बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है तो उनके लिए ये ऑप्शन बेटर रहता है इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम का। दीज प्रोग्राम असिस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप बिजनेस एवरी ईयर। ये जो प्रोग्राम है हर साल कितने ही बिजनेस को स्टार्टअप करवाते हैं अपने फंड्स प्रोवाइड करके। दीज टू आर जनरली यूज इंटरचेंजेबली, ये दोनों अलग अलग यूज हो सकते हैं। इंक्यूबेटर इज़ लाइक पेरेंट एंड हु नर्चर द बिजनेस। ये पेरेंट बन के बिजनेस को नर्चर करता है जो कि चाइल्ड कंसीडर होता है, राइट। और वेयर इज एक्सेलरेटर जो है
रन करता है, टेक अ जायंट लीप इन बिजनेस को अपनी कॉस्ट कवर करने में बहुत साल लग जाते हैं, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत रहती है। तो जो एक्सेलरेटर है उसका जो इतना ह्यूज टाइम पीरियड गैप है गेस्टेशन पीरियड को कवर करने का, उसको कवर करने में हेल्प करता है। Incubators and accelerators ably connect the startups with mentors, investors and fellow startups using this platform. इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके incubators और accelerators अपनी mentorship के सर्विसेज प्रोवाइड करके और इन्वेस्टर्स के बीच में इंटरमीडिएट बन के बहुत सारे बिजनेस को स्टार्टअप करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस एंड NFBC। माइक्रो फाइनेंस बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस नहीं करती, पुराने तरीक़ों के बैंक को एक्सेस नहीं करती हैंड और हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर बैंक लोन के लिए भी नहीं क्वालिफाई करती। सिमिलरली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन अपने बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिना किसी लीगल रिक्वायरमेंट के। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ पास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स have grown to a stature from where it plays a major role in development of global economy. global economy की development में इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करा। intellectual property हर जगह पे है। the music you listen to, the technology that makes your phone work, design of your favorite car, logo on your sneakers etc. it exists in all things you can see. हर चीज़ में intellectual rights हैं, यानी कि कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट राइट्स हैं। ये कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउअडेज, अपने जो भी क्रिएटिविटी इनोवेशन है उसको रजिस्टर करवाना, राइट। इट एग्जिस्ट इन ऑल थिंग्स, all are the products of human creativity skills such as invention, books, painting, songs, symbols, names, images, design जो भी बिजनेस में यूज़ हुए हैं ये सारी की सारी इन्वेंशंस, क्रिएशंस आइडिया से ही इन्वेंट होती हैं। वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, जब आइडिया एक एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटी से अप्लाई कर सकता है, कंसर्न अथॉरिटी से। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो यू जस्ट रिवाइज द चैप्टर, डू वर्कशीट एंड केस स्टडीज। थैंक यू।